हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 के इनसाइट बुक हिस्ट्री अध्याय 4। मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों को एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। ठीक है, जब पर लोगों की इतनी विविधताएं होने का होता हो तो वहाँ पर शासन करना अत्यंत कठिन ही काम होगा ना। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। तो उन्होंने क्या, पूर्ववर्तियों में पहले के विपरीत मुगलों ने, जो मुगल थे तो जो पहले के जो पूर्ववर्ती के जो विपरीत हैं, जो पूर्ववर्ती थे उनके विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया। ठीक है, जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। और 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। ठीक है, जो नियम और विचार लागू किए थे तो उनके राज्य का जो क्या बोलते, जो उनका राज्य था गिरने के बाद भी टिके रहे ना। एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं ना। हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री क्या दिल्ली के जो लाल किला है तो वहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का दिल्ली का लाल किला। अब देखेंगे मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। ठीक है, जो माता की ओर से कौन थे तो चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था और उनके उत्तराधिकारी थे ना। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, यानी पिता की ओर से कहाँ के थे तो ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे, जिसकी मृत्यु, जो तैमूर का मृत्यु 1404 में हुई थी। तैमूर शासक का, तुर्की शासक तैमूर का मृत्यु कब हुआ था 1404 में हुई थी। तो ये उनके वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यही स्मृतियाँ मुगलों के प्रतियोगियों को उज्बेकों से भी संबंधित थी। जो मुगलों के प्रतियोगी थे तो वो उज्बेकों से संबंधित थे। ठीक है, और दूसरी तरफ की बात करें तो मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। और इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, तो इसलिए कि इनके पूर्वज 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया और प्रत्येक मुगल शासक तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर किया और प्रत्येक मुगल शासक तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। अब देखेंगे मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530, यानी प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में परगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो उसकी उम्र कितनी थी, 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। जो मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी और अनेक वर्षों के भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काफ़ी दिन तक वो इधर उधर भटका, लेकिन वो 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने फिर क्या किया, 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया, पानीपत के युद्ध में हराया और उन्होंने क्या किया, दिल्ली और आगरा को अपने कब्जा में कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, ये किस प्रकार से सैन्य अभियान कर रहे हैं। मुगल फौज अभियान पर है ना, फौज अभियान पर है। देखिए, पहली बार पानीपत के युद्ध में तोप और गोली का इस्तेमाल किया गया था।
काफ़ी प्रभावी ढंग से। ये अकबर के शासनकाल का मानचित्र है। ये देखिए काबुल, काबुल, कांदार, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, कश्मीर 1586, पंजाब, पानीपत, दिल्ली, अकबर, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अजमेर, सिंध, चित्तौड़ 1568, रणथंभौर 1569, इलाहाबाद, मालवा 1561, बरार, अहमदाबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और गोलकुंडा, बीजापुर, उड़ीसा, गोंडवाना, बंगाल, पटना इस प्रकार से थे। ठीक है। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम पर विश्वास नहीं करते थे। जो मुगल होते थे ना, ये ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास, ज्येष्ठ मतलब बड़ा भाई, बड़ा बेटा ना, इस पर विश्वास नहीं करते थे। और पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो ये कैसा अधिकार होता था? पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में हुए सदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। जो मुगल और तैमूर वंश थे, तो ये सहदायत की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। ठीक है। जो उत्तराधिकारी का भाग है, ये समस्त पुत्रों में विभाजित कर दिया जाता था। ठीक है। अगर 5 भाई है तो 5 को अलग अलग संपत्ति मिलने का अधिकार है। ठीक है। लेकिन हमारे मुगल जो थे, मुगल ज्येष्ठाधिकार क्या कहते हैं, जो हमारे पहले यहाँ का नियम क्या था, हिंदुओं में, राजपूतों में ज्येष्ठाधिकार का नियम था ना। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों की विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। कुछ ने तो अपनी बेटियों का विवाह करा दिया और कुछ ने इसका विरोध भी किया। जो इनके साथ संबंध बनाए तो उसका रिश्ता अच्छा रहा, उसका शासन अच्छा रहा, उसका राज्य अच्छा रहा, लेकिन जो इसके साथ विरोध किया तो उसके साथ हमेशा लड़ाई होता रहा। अब देखिए राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी। जो जहांगीर की माँ है वो कछवा की राजकुमारी थी। वो अंबर यानी वर्तमान में जयपुर अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहाँ की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। जो शाहजहाँ की माँ है ना, ये राठौर राजकुमारी थी। शाहजहाँ की माँ क्या है? राठौर राजकुमारी। ठीक है। और जहांगीर की माँ कछवा, ये भी वर्तमान कहाँ के हैं? जयपुर के। पहले अंबर कहा जाता था, लेकिन अभी इसको जयपुर बोलते हैं। तो वहाँ की शासक की पुत्र थी। और शाहजहाँ की माँ राठौर राजकुमारी थी। और मारवाड़ यानी जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। ये जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी, यानी मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। अभी वर्तमान में इसको क्या बोलेंगे? जोधपुर। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें यानी उसका जो वतन था, वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। ठीक है। जब सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, लेकिन जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ क्या किया? सम्माननीय व्यवहार किया और उनके जो जागीर थे, उनके जो वतन थे, तो उनको सम्मान के साथ उन्हें क्या किया गया? वापस कर दिया गया। और फिर इसी पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी जो बनाए गए संतुलन की जो वजह थी, तो इसके चलते मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाया गया। उसका प्रभाव बढ़ा ना। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। लेकिन ये जो संतुलन है, तो इसको बरकरार रखना काफ़ी कठिन था ना। हमेशा तो संतुलन नहीं बना रहेगा ना। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने कई तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया।
देखिए जैसे जैसे साम्राज्य जो था वो विभिन्न क्षेत्र में सम्मिलित होते गए, मिलते गए, तो वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। और शुरू शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों और मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। ठीक है, फिर क्या क्या, जो भारतीय मुसलमान हैं, जो अफगान के हैं, जो राजपूत हैं, फिर मराठा के हैं, और अन्य समूह को भी सम्मिलित किया ना, ज्वाइंट किया। और मुग़लों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, जो मुग़लों की सेना में जो मुग़लों की सेवा के लिए जो आते थे नौकरशाह, तो उसको मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुग़लों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पहला पद, दूसरा वेतन और फिर तीसरा सैन्य उत्तरदायित्व इस प्रकार से निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। जो पद और वेतन का निर्धारण है ये जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। जो जात की संख्या होती थी ये जितनी अधिक होगी या जितनी अधिक होती थी, वो दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है, जैसे कि जात की श्रेणियाँ 5000 जात वाले अभिजातों को 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जो 5000 जिसका जात वाले अभिजात होते थे, तो वो 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। जो औरंगजेब के शासनकाल था उस समय मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई, 79 हो गई। और इसका यह अर्थ हुआ कि राज्य का खर्चा बढ़ गया ना। इससे क्या होगा, राज्य की खर्चा बढ़ेगा, पता कर सकते हैं ना। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो आर्मी रेस्पॉन्सिबिलिटी मनसबदारों को सौंपे जाते थे, तो उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, जितने मनसबदार सौंपे जाते थे और उन्हीं के अनुसार जो अधिकार, जो सैन्य उत्तरदायित्व थे मनसबदारों को सौंपे जाते थे, तो उन्हीं के अनुसार उन्हें क्या किया जाता था, घुड़सवार रखने पड़ते थे। और मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। जो अपना सैनिक है तो उसके घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ये सब कार्य करने के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। ठीक है, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। जो मनसबदार होते थे वो वेतन राजस्व मतलब कर इकट्ठा करने के बाद ही भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। जिसको क्या कहते थे, जागीर। ठीक है, जो मनसबदार होते थे वो अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। ठीक है, और जिनको क्या कहते थे, जागीर, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, जो लगभग में इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न थी। लेकिन जो इक़्तिदार के जो मुक्ति होते थे उनसे भिन्न थे, अपने जागीरों पर नहीं रहते थे। ये जो मनसबदार होते थे ये जागीरों पर नहीं होते थे। फ्रेंड्स, ये वाला लाइन आपको अंतर करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। हम लोग पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे ना मुक्ति के बारे में, और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। तो उनके पास क्या था, अपने जागीर के लिए राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। ये राजस्व उनका नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। वे क्या थे, अपने देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे, सेवा देते थे ना। देखिए, अपने ये जो चित्र है ना, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान है। ठीक है, अपने सवार हैं, इनके साथ सवार हैं, उनके साथ अभियान पर है। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे।
ठीक है। जो औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल तक जो स्थिति थी वो बदलती गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। जो प्राप्त राजस्व था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम था और मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले, और अपने शासन काल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ, जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल करेंगे, जितना कर इकट्ठा करेंगे वो कर ले, लेकिन जो अपने शासनकाल के जो अंतिम वर्ष में औरंगजेब ने इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण से किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा ना। और अब देखेंगे जब्त और जमींदार मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। मुगल क्या करते थे, एक ही शब्द यानी जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल यानी 1570 से 1580 तक की काल अवधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर यानी राजस्व निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे यानी प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया। अब प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। प्रत्येक के लिए हर फसल के लिए अलग से सूची बनाई गई ना। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहेंगे, जब्त ना, जब्त कहा जाता था। ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहाँ पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा इस निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा निरीक्षण बंगाल और गुजरात जैसे दूर वाला, ये वाला भाग दूर हो गया ना, तो इस सब जगह में संभव नहीं हो पाया। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण की जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। ठीक है, कुछ जगह ऐसे होते थे जहाँ पर जमींदार बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी थे और मुगल प्रशासकों द्वारा जो शोषण किए जाते थे उसका विरोध भी कर सकते थे। लेकिन कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। इसीलिए एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर देते थे ना, मिलकर विद्रोह करते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी और यह 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती भी दी। ये देखिए किस प्रकार से राजस्व इकट्ठा किया जा रहा है ना, कैसे मार के पीट के। इस शाहजहाँ के जो चित्र है ना, शाहजहाँ के राजकाज के लघु चित्र की विवरण का है। यह जहांगीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया है और भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए, एक कर अधिकारी है जो गरीब किसानों को सजा देता है और ये भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेता हुआ है। भ्रष्ट अफसर है ना, किस प्रकार से रिश्वत ले रहा है, देखिए ये कोई सामान दे रहा है इसको। अकबरनामा और आईने अकबरी देखिए किस प्रकार से है, यह आईने अकबरी है। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर, देखिए अबुल फजल से अकबरनामा ले रहा है अकबर। अकबर ने अपनी करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वो उसके शासनकाल का इतिहास लिखे और अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में, फ्रेंड्स ये वाला जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, 3 जिल्दों में, कितने जिल्दों में, 3 जिल्दों में, और इसका शीर्षक है अकबरनामा। इसका शीर्षक क्या है, अकबरनामा। पहली जिल्द में, जो पहली जिल्द था उसमें क्या है, अकबर के पूर्वजों का बयान, तो इसमें पूर्वजों का बयान है, और दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तो दूसरा क्या है, तो उसके शासनकाल का विवरण है। ठीक है, जो घटना हुआ था, उसके शासनकाल के जो घटनाएं थे उसका विवरण है। और तीसरी जिल्द में क्या है, आईने अकबरी, इसमें अकबर के प्रशासन, इसमें क्या है, अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। ठीक है,
इसमें क्या है, इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। इसमें क्या है, समकालीन भारत के लोगों की परंपरा और संस्कृति का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों। तो आईने अकबरी का क्या महत्वपूर्ण है, तो विविध प्रकार की चीज़, जैसे फसल हो गया, पैदावार, कीमतों और मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण, ये सब फेमस है ना, काफ़ी रोचक है। अब आगे देखेंगे जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने कब किया विवाह, 1611 में। और नूरजहां का खिताब मिला उसको, क्या खिताब मिला, नूरजहां। नूरजहां हमेशा जहांगीर की पत्नी जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। ठीक है, नूरजहां के शासन सम्मान में, जो नूरजहां है तो उसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, जिनमें एक ओर स्वयं की किताब उत्कीर्ण थे तो दूसरी ओर वो वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ था। तो एक अपना, दूसरा अपना वाइफ के बारे में। ठीक है, इस प्रकार से नाम गढ़ा हुआ था। सिक्कों में वो अपना इस तरह का नाम गढ़वाया। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज है, ये बाईं ओर एक दस्तावेज दिया गया है, नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। ठीक है, ये नूरजहां द्वारा जारी किया गया ऑर्डर है। चौकर मोहर बताती है, जो चौकर मोहर है उससे बताती कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी व्यवसायी बन गई और हम कामना करते हैं कि नूरजहां पादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ठीक है, जो गोल वाला है इसमें क्या बताया गया है, गोल मोहर के अनुसार क्या बताया गया है कि शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी व्यवसायी बन गई। ठीक है, और जो उद्दात है, उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश था, जिसमें गोल वाला में तो देख चुके हैं। और अब देखते हैं चौकर मोहर क्या बताती है कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश है। ठीक है, तो ये आदेश दर्शाती है और इसमें रानी कैसे चंद्रमा जैसा व्यवसायी बन गई ये दर्शाती है, ये लिखा हुआ था। सुलह एक कुल। अब सुलह एक कुल क्या है, सुलह मतलब क्या होगा, सुलह। अकबर की सुलह एक कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में भी सभी वर्णों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। ईश्वर का जो अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों, ठीक है, सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसकी विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ पर किसी प्रकार से असहिष्णुता का व्यवहार नहीं किया जाता था और यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद की इकट्ठे होते थे। यहाँ पर सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति यानी सुलह एक कुल के सिद्धांत का पालन किया। तो ये सार्वत्रिक मतलब सभी का शांति। ठीक है, तो सुलह एक कुल का सिद्धांत का पालन किया। 17वीं शताब्दी में उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि किसी कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए और सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। जो सामाजिक असमानताएं थी वो साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार हैं जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, कुल 8,000 से
8,000 में से 445 ही थे और कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या यानी 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5%। फ्रेंड्स, ये सब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए ये वाला ध्यान देकर देखिए, ठीक है। स्वयं उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था ना। और मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे, ठीक है। बहुत बड़ा भाग अपने किसके लिए लगाते थे? वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, क्योंकि वे किसानों और फसल की पूर्ति करते थे। परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादों को किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। जो कर था ना, बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते उसके पास कम ही धन बचता था। इनमें से जो बहुत गरीब थे मुश्किल से ही पेट भर पाते थे और वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, जैसे औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान शिल्पकारों के समूह व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। इसमें कौन लोग ज़्यादा लाभ उठाते थे? जो महाजन लोग होते थे, जो शिल्पकार होते थे, जो व्यापारी होते थे और जो धनी किसान होते थे, वे लोग ज़्यादा लाभ उठा पाते थे ना। और मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। और जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या होने लगे? विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने गए, ठीक है। जो सम्राट के सेवक हैं वह स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। जो मुगल सम्राट थे तो वो स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे। तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो बात करें 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी बना चुके थे।